अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर हफ्ता सुबह 10 बजे से 11 बजे तक रमज़ान अल मुबारक में आपके साथ होंगे। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिज़ीज़ के बारे में डिटेल से, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिज़ीज़ के स्पेशलिस्ट से और उन लोगों से जिन्होंने मेडिकल की फील्ड में कोई अहम किरदार अदा किया होता है। और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ डिज़ीज़ पर बात कर चुके हैं और आज का टॉपिक बहुत ख़ास है, ख़ासकर नेफ्रोलॉजी के हवाले से। और जनरल एक हमने टॉपिक बनाया जो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या बूढ़े अफराद जो हमारे घर के बुजुर्गान होते हैं कि वो रोज़ा रख सकते हैं यानी, या उनको अपनी सेहत का किस तरह रमज़ान में ख्याल रखना, आज इस मौजू पे हम बात करेंगे। और इन दोनों मौजू पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरी पहली गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेहाना रिजवान, जो कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और मेरे अगले गेस्ट जिनको अक्सर आप मेरे प्रोग्राम्स में देखते हैं और वो बहुत डिटेल से तमाम डिजीज़ के बारे में बताते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर मुनीर सादिक। उनको कहते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? डॉक्टर साहब की मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा जनाब, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे सवाल करते हैं, क्योंकि आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, MBBS करने के बाद नेफ्रोलॉजिस्ट बनने का क्यों सोचा? ये मेरा पसंदीदा सवाल है, मैं हर डॉक्टर से करती हूँ। देखें, नेफ्रोलॉजी की फील्ड अगर ये कहा जाए कि मेडिसिन सेकंड मेडिसिन है बेसिकली। हर मेडिसिन का कॉम्प्लिकेटेड केस इन मेडिसिन क्या, गायनी हो, सर्जरी हो, व्हाटएवर इट इज़, व्हेनेवर इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड इट इन्वॉल्व्स नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी बेसिकली तब आती है जब आपकी दवाएं आपके अमराज सिस्टम को इन्वॉल्व कर चुके होते हैं। सो हर जगह नेफ्रोलॉजी का अमल दखल है। एंड ये देखते हुए कि हमारी इस बढ़ती हुई बीमारियों के साथ साथ गुर्दे के अमराज और डायलिसिस के पेशेंट्स की तादाद जिस हद तक और जिस तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि इस फील्ड में डॉक्टर्स आएँ और इसमें अपना जो है वो रोल प्ले करें। क्योंकि ये बहुत पहले अगर कभी सुनते थे, अव्वल तो लोगों को पता ही नहीं होता था डॉक्टर साहब की डायलिसिस का मर्ज हुआ है क्या। और इतना ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आजकल आ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। फ़ौरन किसी भी डिजीज़ के हवाले से जो नेट से सारा मटेरियल निकल आता है, तो ये कि आजकल जो है लोग ज़्यादा अवेयर हो गए कि अवेयर भी हो गए कि किस कौन सी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है जनाब। नज़ीर, बात क्या है कि जो किडनी है, अल्लाह ताला ने हमें अता किया एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे जिस्म में एक पेयर की शेप में मौजूद है और ये बीन की शक्ल के होते हैं। और इसके साथ साथ किडनीज़ का जो काम है वो हमारे खून में मौजूद टॉक्सिस को और पानी को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना है, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जो सिर्फ कुदरत के बनाए हुए इस ऑर्गन की ही वजह से अमल में आता है। अब चलते हैं डॉक्टर मुनीर सादिक से और उनसे जानते हैं रमज़ान अल मुबारक के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर साहब आप सब को तो पहले रमज़ान मुबारक के। रमज़ान अल मुबारक में जो हमारे घर के बूढ़े अफराद होते हैं, अगर उन्हें कोई मर्ज़ नहीं भी है तो वो रोज़ा रखना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से रोज़ा रख सकते हैं? देखें, रमज़ान में रोज़े का मना तो नहीं है, सवाए चंद अमराज में स्पेशल सिचुएशन में मना होता है। तो वो हर मर्ज़ के हवाले से कुछ फिजिशियन बताते हैं और कि किस सूरत हाल में आप रोज़ा रख सकते हैं, किस सूरत हाल में नहीं रख सकते। तो वो मर्ज़ के लिहाज से, जिस तरह से गुर्दे की बीमारियों का डॉक्टर साहब ने मेंशन किया, उसमें भी गुर्दे के मरीज़ भी रख सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसकी भी स्टेजेस होती हैं। तो कौन सा ऐसा मरीज़ है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि तमाम ऐसे मरीज़ जो कि क्रॉनिक डिजीज़ के हैं, जिनकी बीमारियां लंबे अरसे तक चलने वाली हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं, गुर्दों के अमराज हैं, तो रमज़ान में एक दफ़ा ज़रूरी है कि वो रोज़े से पहले, रमज़ान शुरू होने से पहले, अपने जो भी फिजिशियन है जिससे वो फॉलोअप करा रहे हैं, रेगुलर दिखा रहे हैं, उससे ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि वो उनको देखें कि वो इस हालत में हैं कि वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये एक पेशेंट टू पेशेंट जो है ना वो वेरी करता है, आप उसके लिहाज से एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो मर्ज़ होना किसी क्रॉनिक डिजीज़, ये तो मैं आपको मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से भी डिटेल से पूछूंगी, जैसे शुगर का मर्ज़ है, अगर शुगर के मरीज़ हैं, चले ये वाली बात कर लेते हैं, शुगर के मरीज़ हैं तो वो किस एहतियात के साथ रोज़ा रख सकते हैं? देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि शुगर का मर्ज़ अगर कंट्रोल्ड है तो फिर तो रोज़ा रख सकते हैं। अगर पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लो हो, बार बार शुगर लो हो रही है, या वो किसी ऐसी शुगर की दवाई के ऊपर है जिसमें शुगर लो होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, जिसमें हम सल्फोनाइलयूरिया ग्रुप होता है जिसको हम कॉमनली कहते हैं, तो उसमें शुगर लो होने के इम्कान होते हैं, और वो पेशेंट ले रहा है और उसके साथ उसको शुगर लो भी हो रही है, या फिर उसकी शुगर बहुत अनकंट्रोल है, जिसको हम 3 महीने की शुगर से यानी HbA1c से कहते हैं। अगर HbA1c 8.5 से ज़्यादा है, 8.5 से ज़्यादा है, इसका मतलब शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो ऐसे पेशेंट में
फिर रोज़ा रखने की ममानियत होती है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि रोज़े से पहले वो फिजिशियन को दिखाएं, अपने ताकि फिटनेस टेस्ट करवा लें। फिटनेस टेस्ट भी करवा लें, और अगर मेडिसिन को चेंज करना है और ऐसी मेडिसिन पे जाना है जिनमें शुगर लो होने के इम्कानात कम होते हैं या डोज रिडक्शन की ज़रूरत है, जैसे इंसुलिन के कंडीशन में होती है, तो वो फिजिशियन उनकी मेडिसिन को देख के उस हवाले से डोज रिडक्शन कर दे, ठीक यानी दवाइयों की मिकदार को कम कर दे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी साथ साथ बताएं कि अगर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो उनकी कंट्रोल है शुगर, आप कहते हैं कि रोज़ा रख सकते हैं, तो मेडिसिन की टाइमिंग्स फिर क्या होंगे? मेडिसिन के टाइमिंग देखें ऐसे होते हैं कि जो सुबह के वक्त हम नाश्ता करते हैं, तो सुबह के नाश्ते के बाद जो है दोपहर का खाना भी होता है, और रात उसके बाद रात, तो दिन का दौरानिया ऐसा होता है जिसमें खुराक होती है, खाना पीना होता है, और रात का से लेकर सुबह तक का दौरानिया वो होता है जो फास्टिंग होती है। तो यही कंसिडर करते हुए जो सुबह के वक्त की जो डोज होती है, जो सुबह के वक्त की खुराक होती है, वो अफ्तार के वक्त पे आ जाती है, क्योंकि अफ्तार के बाद हम अफ्तार करते हैं और उसके बाद फिर अक्सर लोग रात का खाना भी खाते हैं और उसके बाद सहरी लेते हैं। तो इसी तरह सहरी का वक्त वो कंसिडर किया जाता है जैसे हम नॉर्मल हालात में रात का खाना खाते हैं। रात का खाने के बाद सुबह तक 10 से 12 घंटे की फास्टिंग होती है, तो इंसुलिन की डोज जो कि सुबह के वक्त की होती है वो आ जाती है अफ्तार के वक्त पे, और जो रात के वक्त की डोज है वो आ जाती है सहरी के टाइम पे। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन इंसुलिन के हवाले से सिर्फ ये आ जाती है कि इसमें थोड़ा सा आपको 20% डोज रिडक्शन करनी पड़ती है, यानी ताकि वो रोज़े में लो ना हो जाए। रोजे में लो ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर मुनीर सादिक ने बताया कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी फिटनेस टेस्ट करवा लें कि आया वो किस पोजीशन पर खड़े हैं शुगर के हवाले से कि वो रोज़ा रख सकते हैं यानी। क्योंकि हमारे घर के बुजुर्ग हस्तियाँ जो खासकर हमारे वालिदैन होते हैं या दादा दादी नाना नानी, ये लोग चाहते हैं कि रोज़ा रखना और उनकी सेहत उन्हें इजाज़त नहीं देती, लेकिन फिर भी उनको चाहिए कि ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और अब चलते हैं हम डॉक्टर रेहाना की तरफ। आप उसे जानते हैं डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि क्योंकि हम किडनी डिजीज़ पे बात करें, बहुत सारी किडनी डिजीज़ जो आजकल बहुत स्प्रेड हो रही हैं, सबसे ज़्यादा किडनी कौन से पेशेंट आते हैं किडनी डिजीज़ के साथ आपके पास? किडनी के ज़्यादातर पेशेंट्स जिनसे वास्ता पड़ता है और टैक्टिक्स भी जो बताती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट डायबिटीज़ की वजह से ही गुर्दों की देखी जा रही है। सेकंड पे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जिसको अमूमी तौर पे कहते हैं। ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ किडनीज़ की अपने इश्यूज़ हैं जिनको हम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, GNs, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से बीमारियाँ हैं। बेसिकली ब्रॉडली हम गुर्दों की बीमारियों को डिवाइड करते हैं ग्लोमेरुलर, टिब्यूलर, इंटरस्टिशियल एंड वैस्कुलर डिजीज़ में, जो गुर्दे के मुख्तलिफ साख्त के हिसाब से एरियाज़ को इन्वॉल्व करती हुई बीमारियाँ। तो जैसे कि मैंने बताया शुगर जो है उसका सबसे ज़्यादा रोल है। फिर कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ेज़ हैं जो मौरूसी बीमारियाँ जिनको हम कहते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है जो कि फैमिलीज़ में रन कर रही होती है। फिर कुछ सिंड्रोम्स हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कुछ बीमारियाँ हैं जो कि फैमिली में रन कर रही होती हैं। तो बेसिकली ज़्यादा कोशिश करनी ये चाहिए कि अगर कोई पहले से सिस्टमिक डिजीज़ का शिकार हैं, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के हवाले से, तो उनको अपने शुगर ब्लड प्रेशर को इस हद तक कंट्रोल रखना चाहिए कि बात कॉम्प्लिकेशंस तक ना जाए। क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस की बात आती है तो शुगर आँखों से लेकर सर से लेकर पैर तक हर चीज़ को इन्वॉल्व बिल्कुल ऐसा ही है। तो किडनीज़ हो जाती है, ख्याल रखने की ज़रूरत है। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि किडनीज जो है हमें ख़ुद उनकी हिफाजत करनी है। बेसिकली क्या है कि ये अल्लाह ताला का दिया हुआ ऐसा ऑर्गन है, ऐसा अतिया है कि जो कि हमारे जिस्म में मौजूद बहुत सारे केमिकल्स को कंट्रोल करता है, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, और इसके साथ साथ अगर हम दूसरे केमिकल्स की बात करें, कैल्शियम वगैरह, तो इनको मुतवाज़न मिकदार में रखता है और एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और जहाँ तक बात करते हैं हम डायलिसिस की, अब डॉक्टर साहब की तरफ चल के ये भी ज़रूर पूछूंगी, लेकिन डायलिसिस का हम अगर ये बात करें कि डायलिसिस एक जो है बहुत तकलीफ दे अमल है, बहुत महंगा इलाज है और ये कितनी भी जो मशीनरी इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो परवरदिगार आलम का अता किया हुआ ये ऑर्गन है, इसमें जब हमारे ब्लड में पानी की मिकदार बढ़ जाती है तो किडनीज जब माइंड को इसका मैसेज देते हैं तो माइंड यूरिन पास करने का मैसेज रिटर्न करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार की नेमत है, वरना कोई मशीनरी इसके आगे फेल है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब इस बारे में? आप भी मुझे बताएं कि जो हम किडनी डिजीज़ के हवाले से बात करें, अगर हाइपरटेंशन की बात करें कि हाइपरटेंशन का कितना असर है किडनीज़ पे, और हाइपरटेंशन के पेशेंट रोज़ा किस तरह रख सकते हैं और एहतियात क्या कर सकते हैं? देखिए, हाइपरटेंशन के मरीज़ों में एक वैसे अमूमी तौर पे रोज़ा रखना की ममानियत नहीं है। सिर्फ इसमें इस बात का ख्याल करने की ज़रूरत है कि जो वही बात है कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर हाइपरटेंशन को डिवाइड करते हैं तो उसमें दवाइयाँ जितनी भी हैं वो ऐसी हैं जो कि मुंह के ज़रिए लिए जाती हैं, यानी ओरल है।
कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जिसमें फिर हमें आईवी लगाने की ज़रूरत पेश आती है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके साथ कोई मरीज़ किसी ऐसी अलामत के साथ आ रहा है जिसमें कोई जिस्म का आज़ा मुतासर हो रहा है, तो इसलिए ज़ाहिर सी बात है रोज़े की हालत में आप कुछ खा पी नहीं सकते, तो मेडिसिन लेने में प्रॉब्लम होगी। तो रोज़े की हालत के दौरान ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो अगर किसी का कंट्रोल है तो रोज़ा रखने की ममानियत नहीं है। एक चीज़ जो इसमें ख्याल करने की है कि ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है उनमें से एक मेडिसिन ऐसी होती है जिसको हम डाययूरेटिक कहते हैं, जिनका बुनियादी तौर पे काम ये होता है कि वो जिस्म में से पानी का अखराज करती हैं पेशाब के ज़रिए। पेशाब आवर दवाइयाँ होती हैं, पेशाब ज़्यादा आता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। बाकी मेडिसिन मुख्तलिफ तरीके से करती हैं, लेकिन इन दवाइयों में खुसूसी तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत ये होती है कि जब जिस्म में पानी कम करती हैं तो रोज़े की हालत में ये मज़ीद पानी की कमी कर सकती हैं। तो इसी तरह ये उन लोगों के लिए भी होता है जो गर्म इलाकों में रहते हैं, उनमें भी ये डाययूरेटिक्स यानी पेशाब आवर दवाइयाँ देते हुए ख्याल रखना होता है। तो ऐसे मरीज़ों को भी जो कि डाययूरेटिक्स पे हैं या पेशाब आवर दवाइयों के ऊपर हैं, उनको फिजिशियन को अपने को ज़रूर मुआयना करना चाहिए, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि इस मेडिसिन को चेंज करने की ज़रूरत है या कोई स्पेशल एडवाइस इसके हवाले से देनी है तो वो मरीज़ को दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इतनी ज़्यादा देर, चूँकि फास्टिंग तकरीबन 14 से 15 घंटे का हमारा रोज़ा होता है, तो इतनी देर फास्टिंग में रहने से जो पानी की कमी होने के ख़तरात तो नहीं होते कि डिहाइड्रेटेड हो गया पेशेंट और क्लैप कर गया, इस टाइप की बात? देखिए, इसमें डिहाइड्रेशन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाकी चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए कि पेशेंट जो आपके पास आ रहा है उसका वर्किंग इन्वायरमेंट कैसे है। अगर आपके पास एक पेशेंट ऐसा आ रहा है जो आउटसाइड इन्वायरमेंट में काम करता है और एक पेशेंट ऐसा है जो ऑफिस में काम करता है, तो अगर जो ऑफिस में मौजूद है 9 to 5 की टाइमिंग में और वो एक ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर है, तो डेफिनेटली उसकी सिचुएशन डिफरेंट है। और एक ऐसा पेशेंट जो मजदूर है और बाहर धूप में काम कर रहा है, तो उसकी इन्वायरमेंट डिफरेंट है। तो यही है फिजिशियन का काम, ये होता है कि वो मेडिसिन को पेशेंट के हवाले से टेलर करे, यानी उसके हवाले से डिसाइड करे कि इस मरीज़ के सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से मेडिसिन को क्या चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। आउटसाइड वर्किंग इन्वायरमेंट में अगर कोई है और रोज़ा भी रख रहा है और उसमें अगर आप डायबिटिक्स देंगे तो जाहिर सी बात है कि पानी की कमी हो सकती। अच्छा, ये तो हम पेशेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या नॉर्मल जो सेहतमंद लोग होते हैं तो उनकी किडनीज भी रिस्क पे होते हैं ड्यूरिंग द फास्टिंग, रोज़े में? देखें, उसमें अगर पानी का इस्तेमाल अच्छा किया है सहरी के दौरान। अच्छा हाँ, ये भी बताइएगा कि कितने ग्लास हम पी लें उस दौरान? नॉर्मली जो एक आम आदमी को चाहिए होते हैं वही 3 लीटर तक पानी की रिक्वायरमेंट होती है। हम नॉर्मली आम लोग पानी का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं करते, तो रोज़े में फास्टिंग भी होती है और चूँकि अभी गर्मी के दिन है तो पानी के रिक्वायरमेंट एक जनरल है और वो मौसम के उससे बहुत एतबार होता है। सर्दियों के दिनों में पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, इसी वजह से हमें यूरिन ज़्यादा आता है क्योंकि स्वेटिंग नहीं होती। गर्मियों में चूँकि अखराज पानी का जो है वो किडनी के अलावा जो है वो स्वेट से भी हो रहा होता है, तो इसी वजह से यूरिन कंसनट्रेटेड होता है, इसी वजह से जो है ना वो फ्लो जो है वो कम होता है। तो गर्मियों के दिनों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है, सर्दियों के दिनों में जो है वो निस्बतन कम कर सकते हैं। नॉर्मली प्यास लगती भी नहीं है, 3 लीटर तक आप करें, तो इसलिए हाइड्रेशन अच्छा रखें, सहरी से पहले पानी खूब पिएं। और यह है कि चूँकि इन्वायरमेंट ऐसी है, गर्म मौसम आने वाला है, तो इसके हवाले से स्पेशल प्रिकॉशन ये करें कि आउटसाइड इन्वायरमेंट में अगर बहुत ज़्यादा काम है तो वो ना करें। ये सब चीज़ें ख्याल करने की। ठीक है नाज़रीन, हम जिस तरीके से डॉक्टर मुनीर सादिक ने पहले हमें शुगर के हवाले से एहतियाती तदबीर बताई और अब ब्लड प्रेशर के हवाले से, देखिए हमारे प्रोग्राम करने का मकसद होता है कि हम थोड़े से टाइम में आपको ज़्यादा मालूमात दे सकें, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है और किसी भी बीमारी का अगर कोई मरीज़ है तो वो चाहता है अल्लाह ताला की रहमतें नेमतें बरकतें इस मुबारक माह में हासिल करे। तो कोशिश करें कि अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो पहले अपनी सेहत को मेंटेन रखें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी हिदायत के मुताबिक रोज़ा रखें, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि जो आपका मौलिज कहता है उस पर अमल कीजिए, क्योंकि रोज़ा और ये सारी चीज़ें तो बाद में, पहले जान की हिफाजत है। अगर अल्लाह ना करे आपकी जान खतरे में है तो एहतियात कीजिए। आप चलते हैं डॉक्टर राना की तरफ। डॉक्टर राना, आपका ताल्लुक चूँकि शर्ट फाउंडेशन से है और माशाल्लाह आप काफ़ी वहाँ पे पेशेंट्स वगैरह देखती हैं, तो ये बताइए कि डायलिसिस के हवाले से कि डायलिसिस क्या है और ये क्यों किया जाता है? अच्छा, आपने अभी शेट फाउंडेशन का जिक्र किया तो मैं यहाँ चाहूँगी कि मैं अपने हॉस्पिटल के बारे में कुछ आपको डिटेल में बता सकूँ। शेट फाउंडेशन एक फ़लाही इदारा है जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अपनी खदमात मुफ्त पेशेंट्स को दे रहे हैं, और जहाँ ये लोकेटेड है उस एरिया के पेशेंट्स, उससे जो पीछे के एरियाज़ हैं लाइक सरजानी टाउन, तेसर टाउन और बहुत सारी कच्ची आबादियाँ हैं, जहाँ के पेशेंट्स बहुत आसानी से इस जगह का जो है वो इंतखाब कर सकते हैं। इस इदारे का वहाँ क़याम एक नेमत से कम नहीं है। बिल्कुल, बेशक 24 आवर्स इमरजेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। आइज़ की सर्विसेज, जो भी आई के डिजीज़ हैं उनकी सर्विसेज मुफ्त फराहम की जा रही हैं, इंक्लूडिंग कैटरैक्ट, मोतिया की सर्जरीज़। थैलेसीमिया डिपार्टमेंट हमारा मोर देन 250 पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पे बच्चों को मुफ्त ट्रांसफ्यूजन्स प्रोवाइड की जाती हैं। इवन नॉन रजिस्टर्ड पेशेंट्स को भी ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं एट टाइम ऑफ नीड्स। जिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, जैसे कि आप पूछ रही थी डायलिसिस डिपार्टमेंट भी जैसा
कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत महंगा इलाज समझा तस्वुर किया जाता है। शेड फाउंडेशन डायलिसिस के मरीज़ों को ऑलमोस्ट 100 पेशेंट्स, रजिस्टर्ड पेशेंट्स को डायलिसिस की फरहमी मुफ्त कर रहा है, इंक्लूडिंग विद दैट इंजेक्शंस, जो कि आपको अंदाज़ा है कि खून बढ़ाने वाले इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है डायलिसिस के मरीज़ों में, वो भी फराहम किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा और जो डिफरेंट मेडिकेशंस हैं, हेपरिन का फराहमी है, वो सारी चीज़ें मुफ्त हैं। डायलिसिस की पर बातें वापस, तो डायलिसिस बेसिकली एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। वो निज़ाम कुदरत जब हमारे मरीज़ों के अंदर नहीं कर पा रहा होता काम एक्सक्रीशन का, तो डायलिसिस के थ्रू एक मशीन वो अपने ऊपर ले लेती है, और डायलिसिस हमारे एक्सक्रीटरी जो भी मादे हैं जो हमारे लिए खून के टॉक्सिन्स हैं बेसिकली, जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उनको निकालता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेशेंट्स को सजेस्ट कर रहे होते हैं, जो आइडियल केसेस के अंदर थ्राइस पर वीकली, यानी हफ्ते में 3 बार 4 घंटे के डायलिसिस का मशवरा दिया जाता है एक आम एवरेज 70 kg के इंसान को। इसके साथ साथ इसको करने के लिए जो मशीन होती है, उसको तो खैर डायलिसिस मशीन कहते हैं, उसके पार्ट्स की तरफ अगर हम जाएंगे तो वो लंबा चला जाएगा प्रोग्राम। जिस ऑपरेशन को बेसिकली किया जाता है डायलिसिस करने से पहले, उसको बेसिकली हम फिस्टुला फॉर्मेशन कहते हैं। आर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम्स राइट हैंडेड पीपल में हम लेफ्ट हैंड के अंदर एक फिस्टुला बना देते हैं आर्टरीज और वेन्स को जोड़ के, एंड देन मैच्योरेशन के बाद हम उसको 1.5 से 2 महीने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने गुर्दे के मरीज़ों को ये मशवरा देते हैं कि स्टेज 3 CKD जिसका मकसद है कि लेस देन 60 का GFR जिनका होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उनको अपने मौलिद से राब्ते में रहना चाहिए। और जब उनको कहा जाए कि वो अपना लेफ़्ट आर्म यूज़ ना करें एंड उसमें फिस्टुला बनाने की तरफ उनको मशवरा किया जाए, तो उनको बनवा लेना चाहिए। बिकॉज अगर वो फिस्टुला नहीं होता डायलिसिस के लिए, तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना मरीज़ों को स्पेसिफिकली करना पड़ता है। लाइन डालनी पड़ती है। लाइन अगर मैं आपको समझा सकूँ कि मरीज़ देखने वालों को समझा सकूं, जैसे कि कैनुलेशन होती है वेन्स के अंदर, एक छोटा सा अमल है, तो लाइन बेसिकली सिक्योर पोर्शन पे बनाया जाता होगा ना, जो पेशेंट डिस्टर्ब ना हो रेगुलर अपनी रूटीन में। जो फिस्टुला तो सेफ एंड सिक्योर होता है, इट्स नॉट दैट पेनफुल, उतना ज़्यादा उसमें तकलीफ भी नहीं होती, लेकिन जो लाइन है वो एक पेनफुल प्रोसीजर है, जो या तो गर्दन में या फिर टांग में डाला जाता है। उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मजीद कॉम्प्लिकेशंस, हेमरेजेस, परफोरेशन, यानी कोई चीज़, कोई ऑर्गन को वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो मशवरा यही है उन मरीज़ों के लिए जो कि पहले से गुर्दे की बीमारियों में मुब्तला हैं, उनको रेगुलर चेकअप एटलीस्ट 3 मंथली अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को करना चाहिए, ताकि हमें ये पता लग सके, मरीज़ों को ये पता लग सके वो किस स्टेज पर हैं और वो किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है जनाब। डॉक्टर रेहाना ने बड़ी डिटेल से अपने इदारे के बारे में बताया, क्योंकि इनका ताल्लुक है शेड फाउंडेशन से, और ये वहाँ पे जो है क्लिनिक करती हैं, पेशेंट्स देखती हैं, और अपने पेशेंट्स को जिस तरीके से सहूलियात फराम की जाती हैं उन्होंने डिटेल से हमें बता दिया है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है, अपने लोगों को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, देखें गुर्दे जो है खुदा की अता की हुई एक ऐसी नेमत है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और आज आप जान रहे हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, या कोई वायरल डिजीज़ या फिर कोई कार्डियक डिजीज़ के हवाले से, कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको ये मालूम नहीं होता कि आया वो सेहत के हवाले से किस स्टेज पे खड़े हैं, उन्हें रोज़ा रखना है या नहीं रखना। इस हवाले से हमने प्रोग्राम आपके लिए तरतीब दिया है कि आप ये जान सकें कि आप रोज़ा रख सकते हैं यानी। और आज हम डॉक्टर मुनीर सादिक और डॉक्टर रेहाना के साथ आप इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, दोनों से इस बारे में डिटेल से जान रहे हैं। अच्छा डॉक्टर मुनीर सादिक, आप मुझे ये बताइए कि जैसे हम बहुत सारे प्रोग्राम में शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये बीमारियाँ बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही हैं, बात करते हैं, मुख्तलिफ जनरल डिजीज़ के भी पेशेंट्स आते हैं, अपनी बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, डॉक्टर साहब रोज़ा रखें नहीं रखें, रखें तो तोड़ दें, क्या करें, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। आप रोज़ा तोड़ने के हवाले से नहीं, मतलब जो जनरल बीमारियों के पेशेंट आते हैं तो उनकी रोज़ा की क्या पोजीशन होती है कि वो रोज़ा रख सकते हैं, यानी जिस तरह अमूमन मरीज़ पूछते हैं। रोज़ा देखें सूरत हाल में मना नहीं है, स्पेशली बात वही आ जाती है कि हर मर्ज़ के अंदर नोयत पे डिपेंड करता है, हर मर्ज़ की नोयत मुख्तलिफ होती है। एक ही मर्ज़ होता है, एक मरीज़ में मुख्तलिफ नोयत का होता है, दूसरे मरीज़ में मुख्तलिफ नोयत का, कुछ में शिद्दत कम होती है, कुछ में शदीद शिद्दत का होता है। तो हर मर्ज़ में जब वो शिद्दत की सूरत हाल होगी तो उसमें कुछ कंडीशन आती हैं जिसमें आप मना कर सकते हैं। अगर हमने जैसे इससे पहले बात की है, शुगर के हवाले से बात की है कि शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल होगी, या ब्लड प्रेशर के हवाले से की है कि ब्लड प्रेशर में क्या क्या एहतियात करनी है। इसी तरह दिल के अमराज हमारे यहाँ कॉमन है, तो दिल के अमराज में भी इस बात का ख्याल करना है कि आप
का मरीज़ जो है वो स्टेबल हार्ट डिजीज़ के साथ हो, उसकी मेडिसिन इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रही हो, उसकी डोजिंग उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रही हो। अदरवाइज़ दिल के मरीज़ों में रोज़ा रखने की ममानियत नहीं है। सवाए इसके कि इसमें भी कुछ मरीज़ इस तरह के होते हैं जिनको हम कंजस्टिव कार्डिक फेलियर कहते हैं, यानी दिल की वो मरीज़ जिनके दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। तो जब दिल पंप नहीं करता अपनी ताकत से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जिस्म में पानी जमा हो सकता है। इसमें दो तरह के फेलियर होते हैं। एक तो वो फेलियर होते हैं जिसमें जिस्म में पेरिफेरी में यानी पैरों में सूजन हो सकती है, और एक मरीज़ वो होते हैं जिनमें फेफड़ों में सूजिश हो जाती है। अमूमी तौर पे मरीज़ वो होते हैं जिनमें फेफड़ों में सूजिश हो जाती है, यानी वक्तन फ़वक्तन हार्ट अटैक छोटे बड़े किस्म के होने की वजह से दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, और वो जब पंप नहीं करते ब्लड तो फेफड़ों में जो सूजिश होती है तो उसकी क्या अलामत देता है मरीज? उसकी अलामत ये होती है कि मरीज़ को चलने में सांस फूल सकता है, बैठे बैठे भी सांस फूल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम अलामत ये होती है कि मरीज़ को सीधा लेटने में सांस होता है। अच्छा। जब वो अनस्टेबल कंडीशन होती है तो मरीज़ को सीधा लेटने में घुटन होती है, और थोड़ी देर बाद उसको सांस लेने में मुश्किल होना शुरू होती है। तो रात के मिड के टाइम में वो उठ के बैठ सकता है, उसको घुटन का एहसास हो सकता है। इसको हम कंजस्टिव कार्डिक फेलियर कह सकते हैं। तो उसमें भी दो अक़साम होती हैं। एक वो मरीज़ होते हैं जो दवाइयों की वजह से अपनी डायरेटिक्स, उसमें ऐसे मरीज़ों में भी हम डायरेटिक्स यानी पेशाब आवर दवाइयाँ देते हैं ताकि फेफड़ों के ऊपर से पानी कम हो, दबाव कम हो, दिल का के प्रेशर कम होने की वजह से। तो उनमें जब हम ये डायरेटिक्स देते हैं तो उनमें भी वही मसला आता है कि ये पेशाब आवर दवाइयाँ जब दी जाती हैं तो उसमें प्रोलॉन्ग फास्टिंग की सूरत हाल में और ऐसे सर्कमस्टेंसेज में जब मरीज़ आउटर इन्वायरमेंट में है तो उसमें डिहाइड्रेशन होने का अंदेशा होता है। अदरवाइज जो स्टेबल हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं उनमें अमूमी तौर पर रोज़ा रखने की ममानियत नहीं। ममानियत नहीं, यानी कि आपकी हिदायत के मुताबिक कि पेशेंट अपनी सेहत के हवाले से खुद फैसला कर सकता है कि आया रोज़ा रखने की पोजीशन है फिजिशियन या का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। फिजिशियन जाहिर सी बात है कि ये तमाम वो क्योंकि क्रॉनिक पेशेंट अमूमन या तो हिम्मत करते हैं या तोड़ देते हैं हिम्मत अपनी। बेहतर ये है कि मरीज़ अपने, चूँकि हमारे यहाँ मोस्टली पेशेंट्स का रेगुलर फॉलोअप नहीं होता। क्रॉनिक डिजीज़ में एक बहुत प्रॉब्लम ये है कि लंबे अरसे तक मर्ज रहने की वजह से मरीज़ भी वो रेगुलर फॉलोअप नहीं कर सकता। तो मरीज़ फॉलोअप नहीं करता तो एटलीस्ट रोज़े की हालत में जो एक स्ट्रेस की कंडीशन होगी उससे पहले वो अपने फिजिशियन का लाजमी मुआयना करवाए फिजिशियन से, जिसमें दिल के अमराज, गुर्दे के अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर है, ताकि वो तय्युन हो कि इसका मर्ज स्टेबल है या अनस्टेबल। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, हम जिस तरीके से अभी हमें डॉक्टर रेहाना ने बताया था डायलिसिस के बारे में, बेसिकली डायलिसिस एक बड़ा तकलीफ दे अमल है और सबसे बड़ी बात कि बहुत महंगा इलाज है। अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से हमारे गुर्दे फंक्शन करना छोड़ देते तो डायलिसिस का जो अमल है वो करना पड़ता है, क्योंकि इससे हमारी सर्वाइवल बढ़ जाती है, यानी कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर ये ना किया जाए तो शायद बहुत जल्द डेथ वाक़या हो सकती है। बेशक ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए हमें इन उसूलों पर अमल करना है। और जहाँ तक डॉक्टर साहिबा ने हमें ये बताया कि डायलिसिस के हवाले से, इसके हवाले से थोड़ी सी और मालूमात लेते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि हमने ये तो बात कर ली कि किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, लेकिन बाय बर्थ अगर एक किडनी होता है तो वो कैसे लोग सर्वाइव करते हैं? यूजुअली जो कंजेनाइटल इश्यूज़ के साथ हैं पेशेंट्स, एक सॉलिटरी किडनी जिसको हम कहते हैं अपनी इस्तिलाह में, यूजुअली उन पेशेंट्स के अंदर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे होते, बिकॉज किडनी अल्लाह ताला ने इस तरह का ऑर्गन बनाया है कि वो अगर एक भी है और वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है तो मरीज़ को कोई सिम्टम नहीं आएगा। अच्छा, आप इस चीज़ का बिल्कुल आप इस चीज़ का इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइक अगर कोई पेशेंट हमें बहुत ज़्यादा आजकल ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं, मरीज बहुत ज़्यादा इदारे ट्रांसप्लांट को कर रहे हैं। सो जब ट्रांसप्लांट होता है तो लेने वाले ने तो किडनी ले लिया जिसके दोनों फेल थे, बट जो दे रहा है उसका किडनी तो एक रह गया पीछे, रह गया। वो भी सर्वाइव ये भी करता है ना कि जो तरह। ट्रांसप्लांट के लिए किडनी डोनर है वो आपका फैमिली डोनर होना चाहिए, टिश्यूज मैच कर जाएं। बिल्कुल, सबसे पहला जो आपका प्रायोरिटी होती है वो फैमिली ही होती है। फैमिली से आपने HLA मैचिंग एक टेक्निक होती है, वो बेसिकली हम करते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, उसके बाद फिर उसकी HLA मैचिंग होनी चाहिए, बहुत सारी कंपैटिबिलिटीज़ चेक की जाती हैं, उसके बाद जाके फिर इस फैसले पर पहुंचा जाता है कि बेस्ट डोनर कौन होगा। जहाँ तक डायलिसिस के हवाले से बात चल रही है तो इस मामले में मैं डायलिसिस के मरीज़ों की भी रोज़े की एक बहुत अहम सवाल है, वो मैं बताना चाहूँगी कि आजकल मेरे मरीज़ भी हर पेशेंट जिस पे राउंड करते हैं डायलिसिस यूनिट में उनका यही सवाल होता है, डॉक्टर साहब रोज़े का क्या करें, रखें कि ना रखें। तो मैं हर एक मरीज़ को यही कहती हूँ कि देखें रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है, अल्लाह ने ही उसका अजर देना है, वो खुद कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं दूंगा। और ऑब्वियसली बीमारों को अल्लाह ताला ने छूट दी है, तो कैटेगरीज है बेसिकली। हमारे पेशेंट्स के लिए हम लोग बेसिकली करते ये हैं कि हम पहले रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं कि पहले तो कोई इंटेंशन किसकी है, रखना कौन चाहता है और कौन नहीं रखना चाहता। बहुत सारे लोग हिम्मत पहले ही हारे हुए होते हैं कि नहीं हम तो डायलिसिस के मरीज़ हैं, हम नहीं रख सकते, तो वो तो फिर खैर उस चीज़ से आउट हैं। लेकिन जो इंटेंशन रखते हैं
उनको हम बेसिकली स्ट्रेटिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि कौन सबसे लो टू मॉडरेट रिस्क में है, कौन हाई रिस्क में है और कौन वेरी हाई रिस्क में है। जो लो टू मॉडरेट रिस्क हैं वो बेसिकली गुर्दे की बीमारी जो कि क्रॉनिक पुरानी हो चुकी होती है उसके स्टेजेस होते हैं। दे आर 5 स्टेजेस, 5 स्टेजेस हैं। उनमें जो स्टेज 1 से लेकर 3 तक वाले लोग हैं, अमूमी तौर पे हम ये कह सकते हैं क्रेटिनिन जिनका 2.5 से कम है, वो लोग अगर स्टेबल क्रेटिनिन के साथ हैं, क्रेटिनिन बेसिकली एक टेस्ट होता है जो कि गुर्दों के फंक्शन को जज कर रहा होता है। यूरिन डीआर उसी में पता चल जाता है। ब्लड टेस्ट है बेसिकली, क्रेटिनिन यूरिन डीआर और चीज़ों के लिए होता है। सो उसके अंदर अगर वो स्टेबल फंक्शन के साथ चल रहा है, मरीज़ को कोई और मसले नहीं है उसको, तो वो बेसिकली लो टू मॉडरेट रिस्क में आता है। और उसके लिए हमारे पास सिर्फ ये है कि वो मेडिकल टच में रहे, फॉलोअप्स में रहे और जो डॉक्टर कहता है उस हिसाब से रोज़े को रख सकता है। जो इंटरमीडिएट और हाई रिस्क में लोग आते हैं बेसिकली वो स्टेज 4 तक के पेशेंट्स हैं, स्टेज 4-5 के पेशेंट्स हैं जो कि अनस्टेबल क्रेटिनिन के साथ हैं, जिनका क्रेटिनिन वक्तन फवक्तन ख़राब हो रहा है या जिनको कोई पुरानी कार्डियक अच्छा, क्रेटिनिन जो वक्त के साथ कम और ज़्यादा भी होता रहता है? बिल्कुल। क्रेटिनिन बेसिकली स्टैटिक एक जगह पे नहीं रहता। आने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग। आजकल हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस बहुत कॉमन हो गई हैं, यानी खुद गए मेडिकल स्टोर और खुद जाके वॉरेन की टैबलेट, कैफ्लाम, ऑब्वियसली ये एनसेड्स बेसिकली मैं यहाँ पे इसलिए ज़रूर फोर्स देके कहना चाहूँगी कि जो पेन किलर्स का रुझान है हमारे मरीज़ों में कि ज़रा दर्द हुआ और हमने हाई पोटेंसी वाली पेन किलर्स ले ली, दे आर बेसिकली द कॉज बिहाइंड किडनी फेलियर और तेज़ी से डिटेरिएट करते हैं। जो किडनी फंक्शन पहले से ख़राब था उसको एकदम से वो खराबी की तरफ तेज़ी से लेके जाते हैं। सेकेंडली इन्फेक्शंस आते हैं, डिहाइड्रेशन इटसेल्फ के गुर्दों की बीमारी अगर पहले से चल रही है और पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा रहा है, वो अपनी पानी का ख्याल नहीं रख रहा, वो डायूरेटिक्स पे, जैसे डॉक्टर मुनीर साहब ने बताया कि वो डायूरेटिक्स पे है, पेशाब आवर गोलियों पे है, अगर हम रमज़ान में उनकी डोजेस को एडजस्ट ना करें और वो उसी डोज में डायूरेटिक्स ले रहा है, पेशाब बहुत ज़्यादा पास कर रहा है, ऑब्वियसली रोज़े में पानी वो ले नहीं पा रहा। हम वैसे भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं अपने मरीज़ों पर कि आपने 1.5 से 2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना, तो ऐसी सूरत हाल में वो मज़ीद फेलियर की तरफ जाते हैं। और फिर हाई रिस्क, सबसे ज़्यादा वेरी हाई रिस्क में वो लोग आते हैं जिनका जो डायलिसिस पर हैं बेसिकली। बिल्कुल ऐसी। अच्छा नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर साहबा ने इतनी ज़्यादा डिटेल से हमें ये बात बता दी कि डायलिसिस के जो मरीज़ हैं उनके लिए इतनी मालूमात हमारी कोशिशें फराहम कर सकें कि आया आपकी तबीयत, आपकी सेहत के हवाले से इजाज़त देती है कि आप रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। देखिए, इंसान अपने आप को ज़रूर जज कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत हमारा जो कंसल्टेंट होता है, जो हमारा फिजिशियन होता है, वो हमें बता देता है कि हम किस स्टेज पर हैं सेहत के हवाले से, आया हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। तो इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए और दूसरों को भी बताइए ताकि ये जो हम नेकी के काम करते हैं दूसरों को बताएं, ये एक सदका जारिया है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि जैसे शुगर का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, या जो ऐसे कार्डियक डिजीज़ हैं या डिफरेंट किसी भी जैसे कोई CA का पेशेंट है, ये लोग अगर रोज़ा रखते हैं तो इन्हें सेहर और अफ्तार में किस किस्म की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए? ये सवाल फिर इस चीज़ पे तयन है कि मरीज़ का मर्ज़ की नौइयत कैसे है। जैसे हम जनरली एक नॉर्मल हेल्दी शख्स की बात करते हैं तो उसमें एक फूड का पैरामिड होता है। उस फूड के पैरामिड के अंदर सबसे जो उसकी बेस होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है, और उसके बाद जैसे वो पैरामिड के टॉप पे आप जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो टेपर होते जाते हैं तो चीज़ें कम होती जाती हैं। प्रोटीन इंटेक जो है आपका कार्बोहाइड्रेट के बाद नेक्स्ट कैटेगरी में प्रोटीन इंटेक आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट तो वो नाशास्ता है जो कि चावल में, गंदम में, ये सब चीज़ों में मौजूद होता है। प्रोटीन जो है वो गोश्त के अंदर मौजूद होता है, किसी किस्म के दालों में मौजूद होता है इसके अलावा। और फिर इसके बाद आते हैं फ़ैट्स। तो ये तो वो जनरल है जो कि होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आ जाती हैं स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन। स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन में अगर आप डायबिटिक पेशेंट की बात करेंगे तो एक डायबिटिक पेशेंट को हाई कैलोरिक इंटेक कम वाली डाइट्स नहीं लेनी होती, जिसमें अगर आप एक फूड का प्लान अगर किसी डायबिटिक पेशेंट का देखें तो उसमें 3 पोर्शन दिए होते हैं। जैसे सिग्नल में एक ग्रीन का एरिया होता है, एक येलो का एरिया होता है, एक रेड का एरिया होता है। रेड का एरिया का मतलब है कि इसमें तो आपने जाना नहीं है, अभी क्रॉस नहीं करना है। तो इसमें वो हाई कैलोरिक चीज़ें आ जाती हैं, मीठी चीज़ें, बेकरी की बनी हुई चीज़ें आ जाती हैं। शरबत रमज़ान में बनता है तो लोग, ऐसे लोगों को शरबत से ख़ास तौर पे करना है। हाई कैलोरिक चीज़ों के अंदर समोसे हैं। अच्छा, लोग अमूमन डायबिटीज़ के पेशेंट अगर रोज़ा रख भी लेते हैं, हिम्मत अगर उनकी नॉर्मल चल रही तो वो सबसे पहले शरबत पी लेते हैं कि सारा दिन से प्यासे भूखे थे तो पी लेते हैं। इस वाले से प्यास के लिए ज़ाहिर सी बात है पानी से किया जा सकता है। ये शुगर फ्री आप उसमें बना सकते हैं, मशरूबात बना सकते हैं। तो उसमें फिर डायबिटिक पेशेंट में ये ख्याल आया था कि हाई कैलोरिक चीज़ें नहीं लेना, फ़ैट इंटेक को थोड़ा कम करना है।
पकौड़े कम खाने, हाँ। प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है, प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के आपको डाइट के प्लान्स मिल जाएंगे कि मुख्तलिफ तरीके से आप किस तरीके से अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण। लेकिन जनरल रूल ये है कि ऐसे पेशेंट के अंदर हाई कैलोरिक चीज़ें, मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चिकनी चीज़ें बंद होती हैं। अगर हम हाइपरटेंसिव पेशेंट की बात करते हैं तो हाइपरटेंसिव पेशेंट में आप जानते हैं कि नमक का इस्तेमाल जो है कम करना होता है, और रमज़ान के अंदर जब समोसे बनते हैं, पकौड़े बनते हैं, तो इसी तरह उनमें चूँकि कोलेस्ट्रॉल एक फैक्टर है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जब हम पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन अब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आते हैं, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। उस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, और उसके पीछे मैकेनिज्म ऑलमोस्ट एक ही है। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर फैट इंटेक कम करना, ऑयल इंटेक कम करना और नमक का इस्तेमाल कम रखना, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। तो डिजीज़ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। इसी तरह हम अगर हम किडनी डिजीज़ की बात करते हैं तो किडनी डिजीज़ के अंदर डॉक्टर साहब बताएंगे आपको कि इसमें प्रोटीन रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से चीज़ें होती हैं। तो ये स्पेसिफिक चीज़ें जो कि हम एक प्रोग्राम में कवर नहीं कर सकते, लेकिन जनरल रिस्ट्रिक्शन कुछ इसी तरह की हैं। फिर वो आपको आपके लिहाज से, उस डाइट के लिहाज से फिजिशियन गाइड करता है, और अगर आपको समझता है कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजने की जरूरत है तो न्यूट्रिशनिस्ट से भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब अगर हम ये चीज़ें जो आप फ्राई चीज़ों की बात कर रहे हैं, पकौड़े वगैरह, ये अपने घर में हाइजेनिक तरीके से बना लें या कम ऑयल में बना लें, या इसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ऑयल सक कर दें, निकाल दें, तो भी पेशेंट खा सकता है बनिस्बत इसके कि बाहर के जो ऑयल में पके हुए होते हैं, रिसाइकलिंग होते रहता है, उसमें सब कुछ पकता रहता है, वो ज़्यादा रिस्की होते हैं? इस वाले से क्या देखें, इसमें बाहर जो चीज़ें अमूमी तौर पे बनती हैं बेकरीज़ में, वो जो है वो घी में बनती हैं, और ऑयल और घी में जो है ना वो फ़र्क होता है। तो घी ज़्यादा नुकसानदेह होता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। अच्छा, ऑयल की भी अगर हम बात करें तो उसमें जैसे कैनोला ऑयल है, और जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑयल्स हैं उसमें जो सबसे बेहतर है वो कैनोला ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है। बाकी पाम ऑयल जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ऐसे मरीज़ों के हवाले से। तो बाकी जैतून का ऑयल है, लेकिन जैतून तो डेफिनेटली बहुत महंगा है, लेकिन कैनला इक्वलेंट है, कैनला वैसे ही है, कैनला ऐसे पेशेंट्स में दिया जा सकता है। अब तो ऑयल्स जो हैं वो ओमेगा के साथ, मोस्टली ऑयल हैं वो ओमेगा 3 फैट के साथ इनरिच्ड भी आ रहे हैं। तो बहरहाल बाहर के खाने से बेहतर है कि घर का खाए, लेकिन कोशिश ये करें कि उसमें एतदाल का मुजाहरा किया जाए, बहुत ज़्यादा ना खाया जाए, क्योंकि रोज़ा एक तरह से हमारे अंदर तकवा परहेज़गारी पैदा करता है। ये नहीं कि हम बस बैठे इफ्तार पे तो बस खाना खाना, ये हमारे जहन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी एहतियात की ज़रूरत है कि सेहत हमारी बरकरार है। ठीक है जनाब। नाज़रीन, असल में बात यह है कि हम जब सेहतमंद होते हैं, यानी कि हम इस डिज़ीज़ की तरफ जाते हैं, तो उसी सूरत में जाते हैं जब हम कवानीन कुदरत पर अमल नहीं करते, यानी कि परवरदिगार आलम ने जो रात बनाई है सुकून की, सोने के लिए आप सोएं और सुबह जल्दी उठकर अपने काम करें, और इसके साथ जो अल्लाह ताला ने हमें ग़िज़ाएँ दी हैं, फल, सब्जियाँ, गोश्त और ये दालें मुतवाज़न मकदार में अपनी सेहत के मुताबिक खाएँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें खाने से ही हम सेहतमंद रह सकते हैं। और फास्ट फूड, जंक फूड्स और स्पेशल आर्टिफिशियल ड्रिंक से परहेज़ कीजिए, क्योंकि ये बीमारियों को पैदा करते हैं और इसके साथ साथ हमारी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनको डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं डॉक्टर साहबा की तरफ। आप मुझे ये बताइए कि जहाँ मैंने आर्टिफिशियल ड्रिंक्स की बात की, तो ये हमारी किडनीज़ के लिए कितने ज़्यादा नुकसानदेह हैं? आर्टिफिशियल ड्रिंक्स बेसिकली जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोला बेवरेजेस जिनको हम कहते हैं, वो बहुत हद तक जो बीमारियां कॉज कर रहे हैं उनके अंदर सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट स्टोन डिजीज़ आ जाती हैं, पथरियों की बीमारियां। पथरियों के मरीज़ मैं आपसे शेयर करूं तो ओपीडी के अंदर भी जो हमारी क्लिनिक्स होती हैं उसके अंदर भी आए दिन आपका जो हर सेकंड मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ, बेसिकली हर दूसरा से तीसरा मरीज़ जो है वो स्टोन डिजीज़ के साथ आ रहा है। बिल्कुल। और इसमें बहुत हद तक जो रोल है वो पानी ना पीना, कम पीना, या जो सीजनल बस शौक होता है, प्यास लगती है डॉक्टर साहब तो पी लेते हैं, अदरवाइज नहीं पीते। सेकेंडली स्टोन डिजीज़ में नमक का इस्तेमाल जो हमें नहीं भी पता लग रहा होता, और हम बेसिकली जंक फूड की सूरत में खा रहे होते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, नमक रिच होता है उनके अंदर। फिर उसके साथ साथ हाई इस तरह के बेवरेजेस हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बेतहाशा जो लोग करते हैं विदाउट पानी का इंटेक बढ़ाए, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रही हैं बीमारियाँ। तो बेसिकली हर चीज़ का, जैसे कि आपने भी कहा, एतदाल बहुत ज़रूरी है, और रमज़ान हमें वैसे भी एतदाल सिखाता है, तो हर चीज़ एतदाल में अच्छी लगती है और एतदाल में ही बॉडी को पसंद है, ताकि वो हमारी बॉडी जो सेहतमंद है। तो हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, तो हमें हर चीज़ को एतदाल में, क्योंकि ज़बान से टेस्ट करती है, बाकी का नुकसान तो बॉडी ने उठाना होता है, ज़बान के तो खाली मज़े होते हैं। खैर एनीवे, नाज़रीन, हम आपके और हमारे दरमियान छोटा सा ब्रेक के मिलते हैं, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में। और रमज़ान मुबारक के मुबारक माह में आज हम रोज़े के बारे में जान रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियों के मरीज़ हैं जो कि रोज़ा रखना चाहते हैं और अपनी सेहत को बरकरार रखते हुए नहीं रख सकते। इसलिए हम डॉक्टर साहब को यहाँ इन्वाइट किया ताकि वो बता सकेंगे कि कौन से मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं और कौन से नहीं रख सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आपने बात की कि डॉक्टर साहबा ने कि चाय के हवाले से भी और आर्टिफिशियल ड्रिंक्स के हवाले से भी, अब मुझे ये बताइए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सहरी में लें या ना लें, जो खासकर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं कि यूरिन बहुत ज़्यादा पास ना हो, इस हवाले से बताइए। कैफ़ीन कंटेनिंग जो चीज़ें होती हैं, जिसमें चाय है, कॉफ़ी है, बेवरेज है, इसमें ख़ास तौर पे जो ब्लैक जैसे कोला, ये इनमें जो भी कैफ़ीन कंटेनिंग बेवरेजेस हैं, उस कैफ़ीन चूँकि डायरेटिक है, उससे क्या होता है कि पेशाब का अखराज होता है, तो उससे डिहाइड्रेशन होने के इम्कानात होते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और सहरी में, और इन चीज़ों को अवॉइड करें, तो उसमें फिर यह है कि पानी की कमी कम होने के अंदेशा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक ऐड देख रही थी टीवी पे, वो भी एक नेफ्रोलॉजिस्ट की तरफ से एक एडवाइस थी, एक मैसेज था अपनी आवाम के लिए कि जब रोज़ा आप इफ्तार करें, बिल्कुल फर्स्ट आपने ये ड्रिंक्स नहीं लेनी, ये आपकी किडनीज़ को डैमेज करती हैं। बेसिकली वो भी नेफ्रोलॉजिस्ट थे, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, ये क्यों एकदम हमारी फास्टिंग में अगर हम पहले कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं किसी भी हवाले से, तो नुकसान क्यों होता है? देखें, बात यही है कि पानी की कमी को पहले पूरा करना ज़रूरी होता है। और जब आप कोल्ड ड्रिंक या कोई भी कैसी कैफ़ीन चीज़ लेते हैं तो थ्योरेटिकली उससे डायरिसिस होने का इम्कान होता है। तो डायरिसिस होता है यानी पे पेशाब का अखराज ज़्यादा होता है। तो आप नॉर्मल फ्लूइड इंटेक का ज़्यादा इस्तेमाल रखें, मशरूबात का, अगर डायबिटिक नहीं है तो मशरूबात का इस्तेमाल रखें, और अगर कोई बेवरेजेस ले भी रहा है तो उसके साथ फिर प्लेंटी ऑफ वाटर रखें, यानी पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, ताकि अगर डायरिसिस होती भी है यानी पेशाब का अखराज ज़्यादा भी होता है तो उस पानी की कमी को पूरा किया जा सके। अच्छा, और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ख़वातीन अमूमन प्रेगनेंसी के दौरान जैसे रोज़ा अगर रख भी लेती हैं, तो उन्हें कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए कि वो अपनी सेहत को भी बरकरार रखें, क्योंकि मैक्सिमम ख़वातीन रखती हैं रोज़ा इस दौरान भी, कि उनके अंदर पानी की कमी ना हो जाए या एहतियात करने की ज़रूरत है, इस हवाले से क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी में वैसे ये है कि रिकमेंडेड ये है कि प्रेगनेंसी में फ़ीमेल्स को रोज़े के हवाले से ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट, जनरली तो नहीं लेकिन डायबिटिक पेशेंट में चूँकि हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो इस वजह से बेबी को रिस्क होने के चांसेस हैं। प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ना सिर्फ प्रेगनेंसी में बल्कि लैक्टेशन में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम ज़्यादा हो जाती है। तो ना सिर्फ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बल्कि उसके अलावा हर कंपोनेंट, अगर आप प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक बेबी ग्रो कर रहा होता है तो उसके लिए सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो चाहिए होते हैं। तो न्यूट्रिशन को अगर रोज़ा रख रहे हैं तो आप प्रॉपर डाइट लें, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले सकते तो फिर रोज़ा रखने से एहतियात इजाज़त देती है शरीयत। नज़दीक हम बात क्या है कि हमारी इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम, हमारी शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि अगर आप बीमार हैं और बाद में सेहतमंद होते हैं तो रोज़े की कज़ा रख सकते हैं, और अगर दौरान सफ़र है या बीमारी ऐसी है दौरान सफ़र भी आप कज़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता बीमारी ऐसी है जो ज़िंदगी भर रहेगी तो इसके लिए भी अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई है कि आप उसका फ़ितरा या फ़िदिया भी दे सकते हैं, जो कि आपका एक दिन के पूरी खुराक के हिसाब से होता है। ये हमारे परवरदिगार का हम पे रहम है और ये करम है कि हमें दीन इस्लाम में ये इजाज़त दी गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जब मैंने जिस तरह प्रेगनेंसी के हवाले से सवाल किया कि बहुत सारी ख़वातीन में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, किसी में तो ठीक भी हो जाता है ड्यूरिंग आफ्टर द प्रेगनेंसी और किसी में शुगर हो जाती है, और स्पेशली किडनी के हवाले से हमें क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में अगर कोई गुर्दे की बीमारी के साथ खातून हैं और वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में लाई करती हैं, यानी उनका बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं वो कि उनका किडनी डैमेज बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो आम इस्तिलाह में उनको थ्योरेटिकली वैसे बिल्कुल ही रोज़ा रखने की ममानियत है, हमारी तरफ से हम उनको रोज़ा रखने से डिस्करेज करते हैं। स्टिल अगर वो रखना चाहें तो उनको अपनी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, डाइटरी कैलोरिक इंटेक का ख्याल रखना और हाइड्रेशन स्टेटस का ख्याल रखना, इन तमाम चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। दवाओं की जो बात है, बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली एस इनहिबिटर्स नाम की दवाओं पे होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो कि वैसे प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो उसमें तो टोटली मनाही होती है, वो हम नहीं ले सकते। दूसरे पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो उन दवाओं के डोजेजेस एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो 2 दफ़ा खाने वाली दवाएं हैं, लॉन्ग शॉर्ट एक्टिंग दवाएं हैं जिनका असर सिर्फ 4 से 5 घंटे रहता है, उन दवाओं को हमें लॉन्ग एक्टिंग पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, ताकि हम एक प्रॉपर 12 से 14 घंटे रोज़ा रखने जा रहे हैं तो उसका असर पूरी थ्रू आउट फास्टिंग रहे। तो बेसिकली ये हमने देखना होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जैसे अगर कोई पेशेंट आया है, उसको किडनी में स्टोन है, तो आप लोग क्या प्रॉपर सर्जरी करते हैं या लेज़र के थ्रू उसको ट्रीट करते हैं?
अच्छा, देखिए स्टोन के मसलों के साथ मरीज़ हमारी दो स्पेशलिटीज़ के अंदर बेसिकली लाई कर रहे होते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट जिससे मैं ताल्लुक़ रखती हूँ नेफ्रोलॉजी की फील्ड, उससे कंसर्न करती हैं वो प्रिकॉशंस और वो इलाज जो हम सर्जरी से पहले पहले कर सकते हैं। सो हम स्टोन का इलाज जिसको हम स्टोन क्लिनिक इफ़ेक्ट कहते हैं बेसिकली, थ्योरेटिकली ये देखा गया है कि जो स्टोन के मरीज़ क्लिनिक्स में ओपीडी में फॉलो करते हैं, चाहे वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास करें या यूरोलॉजिस्ट के पास करें, तो वो ओपीडी में आने के बाद से ही उनके स्टोन के अंदर रिग्रेशन आना शुरू हो जाता है। रीज़न क्या होता है, जैसे कि हमने पहले रिस्क फैक्टर्स के डिस्कशन किया कि पानी की कमी, नमक की ज़्यादती, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स के बारे में मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो स्टोन के पेशेंट्स हैं, यूजुअली कैल्शियम सप्लीमेंट्स बहुत कॉमनली लिया जा रहा होता है। फीमेल्स हैं, घर में कमज़ोरी फील हो रही है, हड्डियों में दर्द है, कैल्सी की गोलियाँ लें, घोलें, पी लें, ये आम ख़वातीन आपस में एक दूसरे को मशवरा भी दे रही होती हैं। बट अगर आप स्टोन के मरीज़ हैं, अगर आपको पथरी का मसला है गुर्दे में, तो आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए ख़तरनाक है। अच्छा, आप कैल्शियम टैबलेट फॉर्म में नहीं ले सकते, आपको नहीं लेना चाहिए। आपको कैल्शियम की कमी है, आप उसको डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, यानी फूड्स के जरिए पूरा दही, पनीर, इन चीज़ों से पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स कैल्शियम रिलीज़ करवाते हैं पेशाब में, और जब कैल्शियम तेज़ी से पेशाब में रिलीज़ होता है तो वो स्टोन की फॉर्मेशन को बढ़ाता है। अच्छा, तो इस बात को मैं इसलिए हाईलाइट करना ज़रूरी समझती हूँ आज के प्रोग्राम के थ्रू, कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही हो गया आजकल। बट अगर आप स्टोन के मरीज़ हैं तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट की फॉर्म में नहीं लेना, आपने डाइटरी कैल्शियम को अपना रीज़न सोर्स बनाना है। विटामिन सी वगैरह की जो टैबलेट्स होती हैं उस बारे में, और जो मल्टी वाइटामिन्स ख़वातीन अमूमन खाती रहती हैं, उस हवाले से मुझे बताइए कि हमारे लिए बेहतर है या मल्टी वाइटामिन्स में अगर वो हमारे एफडीए के हिसाब से जो रिकमेंडेड डोजेज हैं कि आपके डे की रिक्वायरमेंट इतनी है, वो उसको फॉलो करती भी हैं तो ठीक है, लेकिन वो ओवर डोजेज हर चीज़ का खतरनाक साबित हो सकता है। तो उसमें इतना ज़्यादा विटामिन सी बिल्कुल के लिए वो कहा जा रहा था कि विटामिन सी पीना भी है, ये करना, कि दवाइयाँ ही शॉर्ट हो गई थी। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि हम कंटिन्यू जो ये विटामिन लेते रहते हैं, अगर आपकी रिकमेंडेशन इतनी है कि आपका नॉलेज आपको कहता है, तो हमें कितने गैप से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनकी ओवर डोजेज के साइड इफेक्ट नहीं होते, और कुछ विटामिन ऐसे हैं जिसके ओवर डोजेज के साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कैल्शियम के हवाले से कहा, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ, हमारे यहाँ अक्सर चीज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी से की जाती है कि हर चीज़ का ताल्लुक विटामिन डी डेफिशिएंसी से जोड़ा जाता है। हमारे यहाँ विटामिन डी डेफिशिएंसी अगरचे है भी, लेकिन लोग विटामिन डी के इस चीज़ से उनको इल्म नहीं है कि विटामिन डी की टॉक्सिटी भी होती है। अगर आप विटामिन डी ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो उसकी टॉक्सिटी होती है, और उस टॉक्सिटी का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि कैल्शियम आपके जिस्म में बढ़ सकता है, और वो इस हद तक भी बढ़ सकता है कि वो गुर्दे को नुकसानदेह भी कर सकता है। तो ये जो विटामिन डी लोडिंग डोज के जो कैप्सूल 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के मॉलिज प्रिस्क्राइब करते हैं, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए करते हैं। लोग उसको ऐसे ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये वो विटामिन है कि अगर इसको ओवर डोजेज में लिया जाएगा तो इसकी वजह से टॉक्सिटी भी हो सकती है, इसकी वजह से जिस्म में कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो सकता है। उस कैल्शियम की वजह से ना सिर्फ गुर्दों के मसले हो सकते हैं, बल्कि मरीज में बेहोशी भी हो सकती है, और भी बहुत से मसले हो सकते हैं। कैल्सिफिकेशन के मसले होते हैं, एक्स्ट्रा ऑस्टियस कैल्सिफिकेशंस, दिल के झिल्लियों के अंदर कैल्सिफिकेशंस हो सकती हैं, मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। कुछ विटामिन जैसे जाती है तो नुकसान देगी। असल में डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम का टाइम इख्तिताम की तरफ आप लोगों से बातें करके और इतनी ज़्यादा डिटेल लेके टाइम का एहसास नहीं हुआ। बस इख्तिताम है, एक छोटा छोटा सा मैसेज दीजिए, फिर इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। देखिए, मैसेज ये है कि रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने जो है वो ना सिर्फ रूहानी हवाले से दिया है, बल्कि वो जिस्मानी भी आपका जो है वो एहतसाब इससे होता है। मतलब इसमें आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने के साथ साथ आप बहुत सी चीज़ें जो है ना वो अपनी बेहतर कर सकते हैं, अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर कर सकते हैं। फिर रमज़ान में ना सिर्फ ये है कि डाइट का है, बल्कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बाकी कंपोनेंट की अगर आप बात करें तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी रमज़ान में बढ़ जाती है। हम तरावी पढ़ते हैं, उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो ये अगर इसको सही तरीके से सेहतमंद लोग भी इसको यूटिलाइज करें और डाइट का ख्याल करके करें, बरकतों वाला महीना, इसकी बरकतें हासिल भी करें, और तो मरीज भी इससे फैज़याब हो सकते हैं। लेकिन उसमें मौलिज का साथ में उसका मशवरा लाजमी है। ठीक है, आप मैसेज क्या देना चाहेंगी सेहत के हवाले से गुर्दों की? सेहत के हवाले से बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अगर किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हैं तो इस महीने में जिस हद तक अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर सकते हैं उस हद तक करें। बिकॉज आप जो डॉक्टर होने की सूरत में हम लोग मरीज़ों को देखते हैं, डायलिसिस के मरीज़ों को, एक छोटे छोटे बच्चों को मैं आपको बताऊँ, मेरे पास छोटे बच्चे हैं जो 14 साल के, 12 साल के डायलिसिस पर हैं।
अलग जहनी कैफियत है, जहनी कैफियत भी अलग बिल्कुल है। वो ऐसे ही। एक ऐसी उसमें डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सबसे पहले तो अपनी सेहत के मामले में अल्लाह ताला का शुक्र जिस हद करें। तक शुक्र अदा कर सकते हैं इस बिल्कुल महीने ऐसे। में करें, क्योंकि आज एक बीमारी भी आपको लग जाए, अल्लाह ना करे, जिस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल हवाले से भी हमारा मुल्क गुजर रहा है, बहुत मुश्किल है कि अगर आप गुर्दे की बीमारियों में मुब्तला हों और डायलिसिस के खर्चे उठाएं, और हर जगह फिर वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप मुफ्त बस अल्लाह डायलिसिस ताला करा सब पे सकें। करम बस अल्लाह ताला फरमाए। करम फरमाए। आमीन आमीन। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से डॉक्टर सादिया मोइन की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।